नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड के अध्याय 9 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने जन आंदोलनों के बारे में पढ़ा, तो इस भाग में हम उन्हीं जन आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए आगे के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। जन राष्ट्रवाद का उदय। देखो बच्चों, जन राष्ट्रवाद का उदय का मतलब पूरा जो राष्ट्र था अब स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद चुका था। यह बात है 1919 की। 1919 के अंदर एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। देखो बच्चों, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सैनिक जो थे वो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक होने के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकते थे। तो अब इस आंदोलन का विरोध प्रारंभ हुआ। अब उसी आंदोलन की बात करेंगे कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। जन आंदोलन मतलब हमारे राष्ट्र के हर एक वर्ग के लोग इसमें भागीदारी लेने लगे, जैसे कि किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन। देखो बच्चों, महात्मा गांधी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटते ही उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की और भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा किया और वहां की जो परिस्थितियां थी उनकी जानकारी ली और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने आगे जो जन आंदोलन हुए उनके अंदर भाग लिया या जन आंदोलनों को प्रारंभ किया। गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। मतलब नस्ल भेदी का मतलब है वहां जो उस समय काले और गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा था। तो ये जो नस्ल भेदी है वो कहीं ना कहीं गांधी जी ने खुद भी फेस की थी। तो इन सब बातों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही महात्मा गांधी ने एक नस्ल भेदी आंदोलन चलाया था जो वहां काफी उच्च स्तर तक गया था और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी अपने उस जन आंदोलन में सफल भी हुए थे। तो उसकी इस सफलता के कारण उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी थी, पूरा विश्व उन्हें जानने लगा था। तो उन्होंने अपनी इसी छवि का इस्तेमाल भारत में भी अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। अब मैं बात करूं, महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। देखो बच्चों, महात्मा गांधी का भारत में जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण जो बिहार के अंदर था, उस समय नील की खेती जो थी, नील की खेती के कारण वहां के जो किसान थे उसमें बहुत दुखी थे और उनकी इस दुविधा को देखते हुए महात्मा गांधी ने वहां चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था जो कि सफल साबित हुआ था। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए, यानी कि इन आंदोलनों से उनकी ख्याति भारत में बढ़ी थी। भारत के लोगों ने इन्हें जानना प्रारंभ किया था। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ, यानी कि इन आंदोलनों के मध्य ही इनके साथ कुछ और भी नेता थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद। जब वे चंपारण गए तो सबसे पहले उन्हें राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की थी, तो वहां उन्हें राजेंद्र प्रसाद का सहयोग मिला। ऐसे ही जब उन्होंने खेड़ा का आंदोलन किया तो इस समय उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। तो ऐसे करके ये बड़े बड़े जो उस समय के भारत के अंदर रह रहे जो नेता थे उनसे मिलना प्रारंभ किया और अपनी ख्याति और उनकी ख्याति के बारे में समझना प्रारंभ किया। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बच्चों, ये मील मजदूरों का जो आंदोलन था ये था उनकी ज्यादा अवधि तक काम करवाना और कम वेतन देने पर, क्योंकि उस समय जो अहमदाबाद की जो मिलों के जो मालिक थे वो मजदूरों से ज्यादा काम करवाते और उसकी एवज में उन्हें जो राशि दी जाती थी वो बहुत ही कम थी।
तो इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का सहारा लिया और एक सफलतापूर्वक एक आंदोलन संपन्न किया था, रोलेट सत्याग्रह। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रोलेट सत्याग्रह का मतलब एक ऐसा एक्ट था, रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। तो इसी एक्ट के विरोध में चलाया गया रोलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, क्योंकि उस समय इस एक्ट के माध्यम से अगर जो कानून है, यानी कि उस समय के जो ब्रिटिश सैनिक थे, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते थे तो उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी इससे। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। यानी कि इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिवस बनाया गया और उसका नाम रखा गया अपमान व याचना दिवस। वैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रोलेट एक्ट के विरोध में जनसभाएं हो रही थी, तो ऐसी ही एक जनसभा वैसाखी के दिन अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में रखी गई थी। तो इस जनसभा को खत्म करने के लिए जनरल डायर ने वहां गोलियां चलवा दी थी। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये जो नाइटहुड की उपाधि थी, ये अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। तो उन्होंने अपना गुस्सा दर्ज कराने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखो बच्चों, खिलाफत आंदोलन का मतलब है उस समय अंग्रेज जो है लगभग पूरे विश्व पर राज कर रहे थे। तो ऐसे में तुर्की के जो खलीफा थे, अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। इस बात का विरोध भारतीय मुस्लिमों ने किया, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि हमारा जो इस्लाम है या जो तुर्की जो है वहां पर राज जो है वो खलीफा का ही रहना चाहिए। और एक बात कहूं, अगर असहयोग आंदोलन की, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय गांधी जी के आह्वान पर ही जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्धों के अंदर भाग ले रहे थे। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सहयोग किया था ब्रिटिश सेना का, ताकि उनके अंदर भारतीय सैनिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। तो उन्होंने अपनी सहयोग की नीति को वापस लिया, इसीलिए इसे बोला जाता है असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, और इसीलिए खिलाफत, इसके खिलाफ में, खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। यानी कि इन सब ने मिलकर गांधी जी के साथ मिलकर एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। यानी कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम, यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिस्टम का त्याग कर दिया, उनके सहयोग से इनकार कर दिया, इसीलिए इसे असहयोग बोला जाता है। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों, जैसे कि अभी मैंने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी।
को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। यानी कि अभी तक जो विधानमंडलें चल रही थी उनका क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। लोगों की पहल कदमी, यानी कि इस आंदोलन के अंदर देखो हुआ क्या, यह आंदोलन पूरा एक देशव्यापी आंदोलन था, अलग अलग स्थानों से इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। पर अब जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को कहीं ना कहीं अपने स्थानीय मुद्दों से जोड़ा और इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले, अपने हिसाब से, यानी कि इन्होंने कहा सहयोग नहीं करना। अब इस बात का कुछ नेताओं ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला, कुछ हिंसक हुए और कुछ ने अहिंसक प्रवृत्ति जारी रखी। इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते, यानी कि हिंसक। गांधी जी जो थे वो अहिंसक प्रवृत्ति के थे, यानी कि उनके विचार थे वो अहिंसा प्रवृत्ति के थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। अब मैं बात करूं 1922 से 1929 की घटनाएं। ये है चित्तरंजन दास। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था ये एक अहिंसक आंदोलन था। जैसे ही इस आंदोलन के तहत हिंसा हुई तो गांधी जी को लगा कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी अहिंसक प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया और उनके इस फैसले को नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी, इन्होंने गलत भी माना। उनका मानना था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए और इसे चलते रहने देना चाहिए। पर गांधी जी ने उन सबकी नहीं सुनी और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का एकमात्र कारण था चोरा चोरी कांड। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए, यानी कि चोरा चोरी कांड में जो थाना जलाया गया था उसमें टोटल 22 जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। यानी कि अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल जो नेहरू थे इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई और इस पार्टी के माध्यम से विधानसभाओं के जो चुनाव थे उनमें वापसी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यानी कि 1922 से लेकर 1929 के मध्य दो बड़े जो संगठन थे उनकी स्थापना की गई। उनमें एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा था आरएसएस। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। यानी कि नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता घोषित की और यही कारण रहे थे कि जो हमारा संविधान था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि वो इस तारीख को यादगार बनाना चाहते थे। और उसका यादगार बनाने का एकमात्र कारण था क्योंकि उन्होंने इससे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाया था। युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, युवा क्रांतिकारियों की जब बात आती है तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का नाम सबसे आगे आता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासक। औपनिवेशिक शासन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। औपनिवेशिक शासन यानी कि एक बाहरी राष्ट्र द्वारा जब अपने राष्ट्र पर या किसी और राष्ट्र पर हमला कर दिया जाता है या शासन किया जाता है तो ऐसे शासन को बोला जाता है औपनिवेशिक शासन। तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि भगत सिंह व चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था HSRA की स्थापना की थी। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। ये जो लाठीचार्ज है ना बच्चों, ये साइमन कमीशन के भारत आने पर इसके विरोध में किया गया था। देखो, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और इस लाठीचार्ज के चलते तो लाला लाजपत राय थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंके गए थे, तो 8 अप्रैल 1929 को। किसने फेंके थे? बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अंदर बम फेंके थे। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा, देखो साथ में बम फेंके और साथ में कुछ पर्चे उछाले थे और उन पर्चों के अंदर लिखा गया था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। यानी कि इन्होंने जो बम फेंके थे वो खाली पड़ी गई सीटों पर फेंके गए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। यानी कि भगत सिंह की 23 साल की ही आयु में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दांडी मार्च, अगर मैं दांडी मार्च की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। 1930 में गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से, यानी कि एक अहिंसक प्रवृत्ति रखते हुए जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो समय समय पर अलग अलग एक्ट लाती थी। तो ऐसा ही एक एक्ट आया 1935 को। तो अब देखते हैं इस एक्ट के बारे में। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि अब केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होंगी और राज्य स्तर पर जो सरकार बनेगी उस प्रांत की जो जिम्मेदारी है या जो राज जो है उस सरकार को दिया जाएगा का प्रावधान किया गया। यानी कि अब एक दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि इस समय लगभग आधे से ज्यादा भारत पर कांग्रेस सरकार जो थी वो स्थापित हो चुकी थी। भारत छोड़ो और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 से प्रारंभ किया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें, इसीलिए इसका नाम पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करेंगे। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गांधी जी को पता था अभी अंग्रेजों की जो ताकत है वो कमजोर हो चुकी है और ये वो सही समय है जब अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए। इसीलिए उन्होंने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन और एक नारा दिया था करो या मरो का। यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर
कि कैसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और कैसी स्वतंत्रता मिली, एक विभाजन युक्त स्वतंत्रता मिली हमें। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यानी कि बंगाल, जो पश्चिम के और बंगाल था, बंगाल को हम पहले ही दो भागों में बांट चुके थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो एक तो उन्होंने बंगाल के हिस्से की बात की और दूसरा जो आज आप देख पा रहे हैं जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा था 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। ये बात कर रहे हैं विभाजन के कारणों की, कि विभाजन का सबसे बड़ा कारण था 1937 के प्रांतीय चुनाव, क्योंकि इन चुनावों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ज्यादातर सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई, तो वहां कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने अपने आप को कम या अल्पसंख्यक समझा, या उन्हें महसूस हुआ कि हम कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हैं। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहां मुसलमान अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है बच्चों जिनकी संख्या कम हो, यानी कि सरकार में हिस्सेदारी कम थी मुस्लिम लीग की, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना, लोकतांत्रिक मतलब एक ऐसी सरकार या एक ऐसी संरचना जिसमें लोगों की सीधी भूमिका हो, संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। गौण यानी कि पीछे की या एक छोटी भूमिका, यानी कि इन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा। ये ऐसी सोच थी मुस्लिम लीग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नदियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। यहाँ हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दो चार बातें देखी। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्हें सरदार की उपाधि बरदौली आंदोलन के तहत मिली थी। वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। मैं बात करूं 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। यानी कि 1937 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग के अच्छे हालात नहीं थे, तो उसके तहत 1946 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इस बार जो आरक्षित सीटें थी वो लगभग सारी की सारी सीटें मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने जीत ली। तो यहां से मुस्लिम लीग को एक अलग ही साहस मिला था। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, यानी कि लीग के जीतने का एकमात्र कारण था पाकिस्तान की मांग, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ग के जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं ये दिलासा दिलाया था कि हम एक अलग पाकिस्तान लेंगे, हमारा खुद का वर्चस्व होगा, हम अल्पसंख्यक नहीं होंगे। कैबिनेट मिशन, देखो बच्चों कैबिनेट मिशन का आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता निश्चित हो चुकी थी और भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए, कैसे दो अलग राष्ट्र बनाए जाएं, कैसे उनके संविधान का निर्माण किया जाए, इन सब के लिए एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। कैबिनेट मिशन कभी भी ये नहीं चाहता था कि भारत के दो हिस्से हों, यानी कि वो भारत को कभी तोड़कर भारत और पाकिस्तान में नहीं बनाना चाहता था। तो इस बात को देखते हुए मुस्लिम लीग ने जन आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए थे। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई। शकल सूरत का मतलब है जो भारत एक अखंड भारत था, अब वो टूटकर दो हिस्सों में बदल चुका था। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, यानी कि बंटवारा हो चुका था, भारत से ही अलग करके एक नया देश निकाला जा चुका था जिसका नाम था पाकिस्तान। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी कि एक तरफ तो हमें स्वतंत्रता मिल रही थी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमसे हमारा ही देश छीना जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेते, उससे ज्यादा हमें ये पीड़ा थी।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि कैसे नई पार्टियां बनी, कैसे जन आंदोलन हुए, जन आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही। हमने अलग अलग नेता जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इनके बारे में, इनके विषय में पढ़ा, इनके क्या योगदान रहे उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।